नमस्कार मित्रों, आज हमारे बीच हैं माननीय प्रदीप शर्मा जी। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं और पॉलिसी मैटर को देखते हैं। एमएसएमई की सहायता करने में पिछले 25 वर्षों से लगातार ये प्रयासरत हैं और पूरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ के सदस्यों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इनका मान और सम्मान है। हजारों हजार एमएसएमई उद्योगों की ये सहायता करके उन्हें आगे बढ़ा चुके हैं। ये ट्रेनर भी हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं और अन्य बैंकों की ओर से भी इनके पास व्यक्तिगत रूप से लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, क्योंकि ये एमएसएमई के डिपार्टमेंट के मास्टर माने जाते हैं। तो शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एमएसएमई के लिए क्या विशेष योजनाएं दी जा रही हैं? धन्यवाद जैन साहब। सबसे पहले तो मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से अपने विचार एमएसएमई बंधुओं के बारे में रख सकूं। एमएसएमई बंधुओं को मदद करने के लिए स्टेट बैंक में एक अलग वर्टिकल है जिसको हम एमएसएमई बोलते हैं। और जैसे आपको ज्ञात होगा कि अभी भारत सरकार ने पिछले वर्ष एमएसएमई की डेफिनेशन में बदलाव किया है और माइक्रो, स्मॉल, मीडियम 3 श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है। स्टेट बैंक के अंतर्गत ये तीनों एक ही उसमें आते हैं, लेकिन इनको मदद करने के लिए हमने क्षमता अनुसार, लोन क्षमता अनुसार या रिक्वायरमेंट जिसके कहें लोन की कम है, उसके लिए 3 हिस्से में बांटे हैं। सबसे पहले हमारा एसएमई सेंटर है जहां पर 50 लाख तक के लोन, जो ज़्यादातर सरकारी स्कीम्स जैसे मुद्रा लोन, सीजीटीएमएसई वहीं कवर हो जाते हैं। ये सिंगल विंडो सिस्टम आप कह सकते हैं कि जहां पर आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है, सैंक्शन किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन, फॉलोअप, ताकि छोटे जो उद्यमी मित्र हैं उनको बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता ना पड़े। इसके ऊपर 50 लाख से लेके 50 करोड़ तक के जो लोन हैं वो हमारी डेडिकेटेड 1000 से ज़्यादा एमएसएमई ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं, जिनका कार्य सिर्फ एमएसएमई को लोन देना है और उनका कोई कार्य नहीं है। देयर ओनली जॉब इज़ टू प्रोवाइड लोन। तो 1000 ब्रांचेस के थ्रू हम एमएसएमई बंधुओं को लोन देने का कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अधिकतर जो छोटे उद्यमी हैं, जिसको माइक्रो सेगमेंट के उद्यमी बोले हैं, जिनका कोलेट्रल देने में स्थिति नहीं होती है, तो भारत सरकार ने इसको मुद्रा लोन के रूप में प्रोवाइड कराते हैं बैंकों के थ्रू, जिसमें 10 लाख तक का हम कोलेट्रल फ्री लोन देते हैं। इसके साथ में महिला और SC/ST वर्ग के लिए एक और लोन है जिसको हम स्टैंड अप इंडिया स्कीम बोलते हैं, जिसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है। इसमें आर्यता सिर्फ ये है कि या तो बोरोवर या उद्यमी महिला हो और या SC/ST वर्ग का पुरुष भी हो सकता है। महिला हर वर्ग की इसके अंतर्गत एलिजिबल है और ये आवश्यक नहीं है कि महिला मतलब 100% हो। अगर वो पार्टनरशिप फर्म है और महिला का इक्विटी 51% है, तब भी हम इसको स्टैंड अप इंडिया में कवर कर सकते हैं। इसके साथ में जो CGTMSE लोन है, उसके अंतर्गत भी बैंक बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी लिए 2 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले ये लिमिट 1 करोड़ थी, अब इसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया गया है। एक और चीज़ मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि बहुत सारे मित्र आगे हमसे पूछते हैं कि सर इसमें हमें लोन चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि लोन आपको आपकी गतिविधियों, आपकी आवश्यकता के आधार पे मिलेगा। और मुद्रा या CGTMSE सिर्फ एक इंश्योरेंस कवर की तरह काम करते हैं। ये अपने आप में उस तरह कोई स्कीम नहीं है। स्कीम आपकी होगी कि आप क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या आप ट्रेडिंग करते हैं, क्या आप सर्विस इंडस्ट्री के हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कवर होऊंगा नहीं होऊंगा। ये सिर्फ क्वांटम ऑफ लोन है, एक्टिविटी आप अपनी प्रपोजल में दीजिए। नंबर 2, एक बहुत बड़े से बड़ा सवाल ये उठाया जाता है कि साहब हम बैंक जाते हैं तो हमें बार बार इंफॉर्मेशन देने के लिए
बुलाया जाता है और विशेषकर जो छोटे उद्यमी मित्र हैं उनके साथ में ये समस्या बड़ी प्रेवलेंट है। निश्चित रूप से कुछ कमियां हम लोगों के अपने स्तर बैंक स्तर पर रहती है, लेकिन ज़्यादातर कमी ज्ञान ना होने के कारण से उठती है। लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे बनाएं या डीपीआर जिसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, इसके लिए कंसल्टेंट के पास जाते हैं। मेरे अपने अनुभव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उद्यमी मित्र किसी भी बैंक की वेबसाइट या मुद्रा लोन की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर लें, जिसमें अगर वो पूरी फॉर्म को अच्छे से भर देंगे डिटेल से, जो हम जैसे बैंकर भी मदद कर सकते हैं, आप जैसे अनुभवी इंडस्ट्री से उनकी मदद कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन अगर आप भर देते हैं और उसके संबंधित डॉक्यूमेंट आप इंक्लूड कर देते थे, मैं समझता हूँ कि आपका 90% कागजों का कार्य पहली बार में ही पूरा हो जाता है। शर्मा जी, जैसे आपने अभी कहा कि जो व्यक्ति लोन लेना चाहता है उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स बेसिकली जमा कराने होते हैं, और आपने ये भी बताया कि किसी भी वेबसाइट पर जाकर के और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके चेक लिस्ट ली जाए और सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा कराने का प्रयास किया जाए। मेरा निवेदन ये है कि छोटे छोटे उद्यमियों के पास कई बार बहुत सारे सर्टिफिकेट्स या रजिस्ट्रेशंस नहीं हो पाते हैं। मान लो चेक लिस्ट के हिसाब से 10 डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं और उसके पास 6 डॉक्यूमेंट है, तो जब वो 6 डॉक्यूमेंट लेके बैंक की ब्रांच के पास जाता है तो वहाँ पर वो उसको कहते हैं भाई डॉक्यूमेंट पहले पूरे करो जब तक फाइल जो है लॉगिन नहीं होगी, तो वो काम पेंडेंसी में चला जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या केवाईसी के अलावा अगर उसके पास डॉक्यूमेंट थोड़े कम है तो क्या उसकी फाइल लॉगिन हो सकती है? क्या ये प्रक्रिया चालू हो सकती है? मैं इसमें कुछ स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपसे या आपके व्यवसाय से संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम जिसको केवाईसी डॉक्यूमेंट बोलते हैं, नो योर कस्टमर, कि आपका निवास स्थान का डॉक्यूमेंट, आपकी आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट जो आज की तारीख में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी के पास उपलब्ध होता है। नंबर 2, अगर कोई नया उद्यमी है तो उसको अपना सिर्फ एक पेज में, 1.5 पेज में बिजनेस प्लान जिसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं वो लिख के देना पड़ता है कि वो क्या गतिविधि करना चाहता है। उदाहरण के लिए कोई आदमी, मैं बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, कि सिलाई मशीन लगाना चाहता है तो उसको सिलाई मशीन का से संबंधित कोटेशन, और वो क्या करेगा, जैसे कि वो किसी शॉप खोलेगा अपनी और उसकी कितनी इनकम एक्सपेंडिचर, मोटा मोटा खर्चा, इसमें चाहे तो वो किसी अकाउंटेंट की मदद ले सकता है फाइनेंस में, लेकिन अदरवाइज उसे अपना लिखना है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये मेरी एजुकेशन है। ये मुद्रा लोन के फॉर्म में ही होगा, और भी स्कीम के फॉर्म में, पर मैं मुद्रा लोन को बेस बना रहा हूँ। तो वो इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे तो आपको जैसे स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है और उसको भर देंगे, तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि 60% होंगे, उस पर 90% डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे। और दूसरा बात ये मैं अपने अनुभव से शेयर करना चाहता हूँ कि बेहतर ये है कि आप एक बार में डॉक्यूमेंट भर के बैंक जाएं, चाहे उसमें आपको 1 हफ्ता की डिले हो जाए, क्योंकि बैंक अधिकारी पे 20 फाइलें चल रही हैं। आप गए, उन्होंने देखा यार ये तो तैयार ही नहीं है, तो उसके बाद में वो फिर क्या है, इंटरेस्ट खो देता है। अच्छा, एक और मैं चीज़ आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस तरह के एंटरप्रेन्योर की संख्या बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है, क्योंकि मुद्रा लोन के थ्रू भारत सरकार गरीबी और स्वरोजगार उत्पन्न करना चाहती है। तो सिडबी के थ्रू उन्होंने एक पहल की है कि आप सिडबी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर लॉगिन कीजिए और वहाँ पर आपको ऑनलाइन लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर 6 या 7 प्रश्न कंप्यूटर आपसे पूछेगा और जो उद्यमी के जवाब पे वो एक आपका असेसमेंट करेगा कि क्या आप रेडी बोरोवर हैं। रेडी बोरोवर का मतलब क्या आपको अपने व्यापार और अन्य चीज़ों की पूरी जानकारी है, तो वो आपकी एप्लीकेशन आपके द्वारा चुनी गई बैंक और उसकी उस चुनी गई ब्रांच में फॉरवर्ड कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर उनको लगता है कि नहीं अभी आपको काउंसलिंग हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, तो वो उन्होंने एक पैनल बना रखा है काउंसलर्स का, जो आपके क्षेत्र में वो काउंसलिंग के लिए उससे मैप कर देगा, जो काउंसलर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में या बैंक तैयार करने में मदद करेगा। ये सुविधा मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को कम ज्ञात है, ये बहुत 2 या 3 साल से चली आ रही। शर्मा जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने
लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि हम 59 मिनट में 2 करोड़ तक का लोन एमएसएमई को देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2 वर्षों के दौरान आपके बैंक की 59 मिनट में 2 करोड़ लोन देने की जो प्रक्रिया है वो कहां तक सफल साबित हुई है और क्या आप दे पा रहे हैं? जी, इसमें मैं एक थोड़ा सा भेद करना चाहूँगा। जो अभी मैंने सिडबी की स्कीम का जिक्र किया वो न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए है। जो पीएसबी लोन इन 59minute.com जो वेबसाइट है वो बेसिकली स्टेट बैंक के द्वारा ही उसमें अधिकतर कार्य किया गया है और निश्चित रूप से हम उसमें कर रहे हैं। उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं और इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद में आपका जीएसटी, आईटीआर और एक और वेरिफिकेशन है वो बैक एंड से ऑटोमेटिकली होता है और उसके बाद में उसका 40 पेज का ऑनलाइन असेसमेंट विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन के सिस्टम करता है। और अगर उस असेसमेंट के आधार पे जो पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आपकी तैयार हो गई, जो बैंक वाला 1 महीना लगाता था उसका सारा काम हो गया, आपके द्वारा चुनी गई बैंक और चुनी गई ब्रांच के में वो डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ जाके आप कांटेक्ट करें और आपका लोन निश्चित रूप से हो जाएगा। और इसमें होने के चांसेस इसलिए बेहतर है कि आपका ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी हो गया। और स्टेट बैंक की आपने बात करी तो स्टेट बैंक इससे भी 2 कदम आगे तक गया है। एक हमारा सर्कुलर निकला है कि जो वेरिफिकेशन का कार्य है, पैन, जीएसटी और इनकम टैक्स, अगर इसमें बाई चांस कोई गलती भी है तो जो अधिकारी लोन कर रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये सिस्टम उनकी साइट से ओरिजिनली उठा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत मैंने 3-4 अच्छे उद्योगपतियों की जो अपनी अपनी फेडरेशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं उनकी मदद करी है और इस प्रक्रिया से समय निश्चित रूप से काफ़ी कम हुआ है और इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। मतलब उद्यमी का भी फायदा हो रहा है और बैंकर का भी फायदा हो रहा है, पर ये स्कीम जनरली इस्टेब्लिश उद्यमी के लिए ज़्यादा उपयोगदेह है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। शर्मा जी, मैं एक बात ये जानना चाहूँगा कि एक बार ऑनलाइन 59 मिनट का 2 करोड़ का लोन सैंक्शन अगर हो जाता है तो उसके पश्चात जब हम आपकी ब्रांच में जाते हैं और उसके बाद भी आपका स्टाफ अगर आनाकानी करता है तो हम किस हायर अथॉरिटी के पास जाएं कि हमारा काम पूरा हो जाए? देखिए, इसको मैं 2 तरह से देखूंगा कि एक तो अगर उसके जो अधिकारी है उसके क्वेश्चन आपके व्यापार के बारे में है कि भाई व्यापार को लेके उसने कोई ऐसा प्रश्न किया जो सेटिस्फैक्ट्री उत्तर नहीं दिया, तो वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और वो आपको उद्यमी का उत्तरदायित्व बनता है कि उसको जवाब को सेटिस्फाइड करे। अगर इसके इतर कोई भी स्कीम के अंतर्गत या स्कीम के बाहर भी बिना किसी कारण के परेशान करता है तो आज की तारीख में हमारे पास में साहब के मेल एड्रेस है और लोग स्टेट बैंक ने एक जनरल मैनेजर को बॉम्बे में कस्टमर कंप्लेन के नाम से बैठाया हुआ है और उसका हर हेड ऑफिस में उसके अंडर में 2 या 3 डीजीएम और पूरी टीम बैठी है जिनका एक ही काम है कि कंप्लेन का निस्तारण करना, कस्टमर केयर सेंटर। और मैं समझता हूँ इसमें कम से कम तो 500 से ज़्यादा स्टाफ पूरे हिंदुस्तान में बैठा होगा और ज़्यादा भी हो सकता है। उससे भी पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी ब्रांच होती है उसके ऊपर रीजनल मैनेजर होता है जो उसका इमीडिएट बॉस होता है और उसके ऊपर जहाँ रीजनल मैनेजर का इमीडिएट बॉस डीजीएम होता है, तो 90 से 95%, क्योंकि ये छोटे लोन की समस्या है, ये रीजनल मैनेजर स्तर पे हल हो जानी चाहिए। अगर नहीं भी हल होती हैं तो फिर वो हमारा जो ऑनलाइन चैनल है जो बहुत वाइब्रेंट है, जिसमें आप चेयरमैन तक को कंप्लेन कर सकते हैं, वो निस्तारण के लिए उपलब्ध है। लेकिन प्रयास आप ये कीजिए कि अगर कोई लोन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर लोन के में कोई अधिकारी आनाकानी कर रहा है तो उससे आप लिखित में मानिए कि भाई आपका क्या ऑब्जेक्शन है। वो कहेगा जी आप सेल कैसे अचीव करेंगे, ठीक है हम जवाब दे दें। हो सकता है वो 20% कम कर दे, वो अलग बात है, लेकिन कोई आदमी कहेगा जी मैं लिख के नहीं दूंगा लेकिन लोन भी नहीं करूंगा, तो वो स्वीकार्य नहीं है। बैंकों का बहुत सख्त निर्देश है कि एप्लीकेशन रिसीव होनी है तो आपको रजिस्टर में एंट्री करनी है और उसका 7 दिन के अंदर निस्तारण करना है। जरूरी नहीं आप लोन करें, आप रेट कर दें, वो इशू नहीं है, वो तो आपका एक कमर्शियल डिसीजन है। लेकिन आप किसी भी बोरोवर को छोटा या बड़ा लटका के नहीं रह सकते हैं। उसके लिए बैंक बहुत ही गंभीर है कि आप किसी को, इससे बैंक की बदनामी होती है और मतलब ये हम नहीं चाहते हैं। सर, एक नम्र निवेदन आपसे ये है कि आप लोग
जैसे एमएसएमई जिसने लोन लिया है वो अगर 3 महीने तक अपनी किस्त जमा नहीं करा पाता, 90 दिन में आप उस अकाउंट को एनपीए घोषित कर देते हैं। सर आप जानते हैं कोरोना का भी हमारे पर मार पड़ चुकी और बहुत सारे झंझावात हमें भुगतने पड़ते हैं। कई बार हमारे फाइनेंसिस गड़बड़ा जाते हैं और हम 3 महीने की बजाय 6 महीने तक आपकी किस्त अगर नहीं जमा करा पाते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस 90 दिन को क्यों ना 180 दिन किया जाए, ताकि एनपीए की सीमा बढ़ने से एनपीए की गिनती कम हो जाए और हमें भी थोड़ा रिलीफ मिले। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आप में सुधार करूंगा। ये बैंकों का कोई निर्णय नहीं है, ये भारत सरकार का आरबीआई के थ्रू निर्णय है और ये बहुत उन्होंने डिलिब्रेशन दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की स्टडी करने के बाद में पॉलिसी बनाई गई है। हम बैंकर इस पॉलिसी का सिर्फ पालन कर रहे हैं। अब होता क्या है सर कि हम लोगों को भी कई बार पता होता है कि आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, फॉर उदाहरण के लिए, आपने कोई ट्रांसफार्मर दिया जिसका पेमेंट किसी कारण से नहीं आया। इसमें एंटरप्रेन्योर की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन चूंकि ये सिस्टम ड्रिवन चीज़ है, कंप्यूटर में अगर 30 दिन को अगर आपकी ब्याज नहीं वापस आई, तो चाहे वो माइक्रो 1000 रुपये का लोन हो, चाहे वो 1000 करोड़ का लोन हो, तो वो SMA2 यानी ओवर ड्यू दिखाएगा और 90 दिन पे, जैसे आपने कहा, वो एनपीए बन जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि ये हम मतलब बैंकर लेकिन पॉलिसी मेकर नहीं है, वी आर फॉलोइंग द गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर इस पर कोई चेंज करना है तो भारत सरकार को आरबीआई के द्वारा चेंज करना पड़ेगा। हम अपने स्तर पे इसमें चेंज करने में असमर्थ हैं। आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उद्यमियों के पास पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहा है। जैसे कि आप कनॉट प्लेस से उठ करके भवाना के औद्योगिक क्षेत्र में आप यहाँ विचर रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोन लें। तो मैं आशान्वित हूं कि प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित की गई योजनाएं और टारगेट को अचीव करने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा और आप जैसे सक्षम अफसरों के होते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई कीर्तिमान भी स्थापित करेगा, जिससे देश का लघु उद्यम आगे बढ़ेगा। देश की इकोनॉमी में हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अति उत्साह से उन्नति करें, देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान दें और एमएसएमई सेक्टर आपसे लाभान्वित हो। आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने का कि मैं स्टेट बैंक के प्रतिनिधि के रूप में अपने विचार, अपनी पॉलिसियाँ रखूं। और मैं समापन से पहले स्टेट बैंक का सीरियसनेस एमएसएमई के प्रति बताता हूं। जिस डिपार्टमेंट को मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और हमारा कार्य ये है कि उद्यमियों की समस्याओं को बैंक वालों को समझाए उनकी भाषा में और बैंक की रिक्वायरमेंट उद्यमियों को समझाए। हमने 60 के दशक में 2 लाख रुपए की कोलेटरल फ्री लोन, ऐसा इक्विटी देना शुरू किया था। इक्विटी फाइनेंस था हमारे आज भी वो परंपरा चली आ रही है कि लोन इज अंडर एंटरप्रेन्योर स्कीम और लोन इज अंडर नॉर्मल स्कीम। ऑल्दो वो 2 लाख वाली स्कीम खत्म हुए, जमाना हो गया। उसके बाद बैंक ने 2000 के दशक में एक SBI स्माइल करके स्कीम निकाली थी, जिसमें हम 10 लाख की इक्विटी फंडिंग करते थे। आज तो भारत सरकार इक्विटी फंडिंग 2020-21 में बात कर रही है। स्टेट बैंक 2 लाख 60 के दशक में और 10 लाख। तो हम, विशेषकर मेरा और मेरे डिपार्टमेंट का और जो मेरे वर्टिकल्स में है, हमारा तो वजूद ही आप लोगों की वजह से है, एमएसएमई की वजह से है। और ये बात मानी हुई है, माननीय गडकरी जी बार बार कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि अगले 4 या 5 साल में एमएसएमई का 65% योगदान प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में और जीडीपी में शायद 28% है, संभवतः वो 40% पहुँचे। वो बिना आप लोगों की मेहनत, कौशल और बिना बैंकों को आपके साथ में लिए संभव नहीं है। हम एक दूसरे के पूरक हैं और उम्मीद करता हूं कि सकारात्मक जो सरकार एक ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रही है, उसमें आप भी फ़ायदा उठाएंगे और हम लोगों को साथ में चलने का मौका मिलेगा। नमस्ते, जय हिंद, नमस्कार।